तेज लड़का है, दिमाग से काम लेता है। ना ही ये सत्या फिल्म का कोई सीन था, अंदर की बात तो ये है कि मात्र गैंग को आजकल ये आदमी चलाता है। ना ही ये पाकिस्तानी ड्रामे जेंटलमैन का कोई अहम मोड़ था। मैं हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ कि अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूंगा। बल्कि कहा यह जा रहा था कि हमें तमाम के तमाम लोग आपके चाहिए। बच्चों का खेल समझ रखा है तुम लोगों ने। किसके? क्यों? कहां? मगर पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक तरफ डॉक्टर फारूक सत्तार के फोन पर इमरजेंसी हॉटलाइन से एक कॉल आती है कि फौरन मरकज आए। कराची के तमाम रिपोर्टर्स के मोबाइल बजना शुरू होते हैं और कहा जाता है कि फौरन खबर की तस्दीक करें। एमक्यूएम का लंदन सेक्रेटेरिएट सोच रहा होता है कि भाई को क्या बताएं और अब क्या करें। गवर्नर के बड़े कमरे में मौजूद शख्स को सब कुछ मालूम होता है। वजीर आला जरदारी साहब सदर को इत्तला देते हैं कि क्या किया जाए। परवेज रशीद उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को कहते हैं यह हो चुका। एक शख्स आराम से नहीं बैठा होता और वो है कौन? चौधरी निसार। ये कौन सी बात है कि जिसके लिए तनाव पाया जा रहा है? वो कौन सी बात थी कि जिसके लिए डॉक्टर फारूक सत्तार को फौरन एक कॉल आती है हॉटलाइन से कि सब कुछ छोड़कर इसी वक्त 90 पहुंचे। यह हुक्म सिर्फ डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए नहीं होता बल्कि उन तमाम अहम जिम्मेदारान के लिए होता है कि जो इस वक्त राब्ता कमेटी के तंजीमी कमेटी के अहम ओहदेदार होते हैं। दूसरी तरफ लंदन सेक्रेटेरिएट के अंदर मामला इंतहाई संगीन होता है। यह सोचा जा रहा होता है कि यह बात अल्ताफ हुसैन साहब को कैसे बताई जाए और दूसरी बड़ी बात होती है कि अब इस पे फौरी रद्द अमल क्या जाहिर किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल्स पर इस वक्त न सिर्फ टिकट चल रहे होते हैं बल्कि ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर आ रही होती है। तमाम रिपोर्टर्स रेंजर्स के अहलकारों से, रेंजर्स के तर्जुमान से राब्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ रेंजर्स के तर्जुमान एक फोन रुकता नहीं तो दूसरे को जवाब दे रहे होते हैं। मामले की गर्माहट का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि गवर्नर इशरतुल इबाद जो उस वक्त वहां मौजूद होते हैं वो परेशानी के आलम में टहल रहे होते हैं। मामला वजीर आजम नवाज शरीफ तक पहुंच चुका होता है। आसिफ अली जरदारी एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि क्या किया जाए। परवेज रशीद एमक्यूएम के रहनुमाओं से गुफ्तगू करने के लिए परेशान होते हैं। मैं इतनी बड़ी तमीद बांध क्यों रहा हूं? मैं इसलिए तमीद बांध रहा हूं क्योंकि इस सब का ताल्लुक माजी के एक अहम वाक़े के साथ जुड़ा हुआ है जो आज तक लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 11 मार्च सन 2015 एमक्यूएम के मरकज 90 और उससे साथ मुत्तसिल खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल पर रेंजर्स का छापा पड़ता है जिसमें 100 के करीब अफराद को हिरासत में लिया जाता है जबकि 27 को अगले दिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाता है। यह पहला सिंबल नहीं होता। इसमें तेजी उस वक्त से आई होती है कि 2014 के दिसंबर के बाद इसमें शिद्दत आ चुकी होती है।
MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसने सितंबर में गवर्नर हाउस में इशरतुल इबाद के साथ मिलकर उस वक्त हैदर अब्बास रिजवी, फारूक सत्तार ने मिलकर चौधरी निसार से मुलाकात में और नवाज शरीफ की मौजूदगी में इस बात का वाजे किया होता है कि सिंध की सूबाई हुकूमत के साथ कराची में एक ऑपरेशन किया जाएगा। जिस वक्त ऑपरेशन का अनाउंसमेंट होता है उस वक्त डीजी रेंजर्स होते हैं रिजवान अख्तर साहब, जिनका प्रमोशन सन 2014 में हो जाता है और उनका प्रमोशन एज ISI के चीफ के तौर पर होता है। जबकि उसके बाद डीजी रेंजर्स की जिम्मेदारी बिलाल अकबर साहब के जिम्मे आ जाती है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जरा इसे गौर से समझिएगा। 2014 में APS का जहां मामला हो रहा होता है उस वक्त MQM के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस इमरान खान का धरना होता है। उस वक्त MQM हुकूमत में नहीं होती और MQM को यह ख्याल होता है कि उसके खिलाफ एक ऑपरेशन किया जा रहा है। उस वक्त आलमी सतह से लेकर मुल्क की सतह पर एक बड़ी तब्दीली रोनुमा हो रही होती है। उस वक्त की हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ एक तहरीक चल रही होती है। MQM क्योंकि हुकूमत का ना तो सूबाई हुकूमत का हिस्सा होती है ना वफाकी हुकूमत का हिस्सा होती है, तो उसके लिए परेशानी का बायस ये बन रहा होता है कि वो जाए तो किस तरफ जाए, क्योंकि उस वक्त की मुतल्लिका जो उस वक्त इमरान खान का धरना होता है उसके पीछे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का हाथ होता है। यह बात परेशान कौन होती है MQM के लिए कि MQM नवाज शरीफ साहब की तरफ जाए या फिर इमरान खान की तरफ जाए। वो दोनों तरफ कदम रखने की कोशिश करती है और इसी परेशानी के आलम में वो एक तरफ नहीं झुक पाती। 2015 APS आने के बाद जब ऑपरेशन का आगाज होता है तो उसमें MQM नजर पर होती है। MQM बकौल हामिद मीर के उन तमाम तवक्कुआत को पूरा नहीं कर पाती जो उस वक्त के मुतल्लिका लोगों को दरकार होती है, मगर उसके साथ साथ ही अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात में सख्ती आ जाती है, इशरतुल इबाद की कोशिशें नाकाम हो जाती है और फिर मार्च के महीने में अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से उस वक्त की क़यादत के खिलाफ सख्त बयानात का सिलसिला शुरू होता है और उसी के नतीजे में 11 मार्च सन 2015 को छापा पड़ता है और छापा पड़ता है जिसमें 100 अफराद गिरफ्तार होते हैं। 27 को अगले दिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाता है। मामला अब MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि मुस्लिम लीग नून से हटकर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और MQM की क़यादत के दरमियान तनाव में इजाफा हो जाता है। उस वक्त खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा नाम मुझे ये कहता है कि हम इन तमाम मामलात से दूर रहना चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब भी इस सारे मामलात से अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। और फिर दोबारा इशरतुल इबाद की तरफ से उस वक्त के DGISI के साथ एक राब्ता होता है जिसमें यह बात तय होती है कि जनाब अब बयानबाजी का सिलसिला नहीं होगा, जबकि दूसरी तरफ से भी कहा जाता है कि इस ऑपरेशन को शक्ल नहीं दी जाएगी। मगर दोनों तरफ से बकौल अनीस एडवोकेट साहब के कि वहां पर भी कुछ वादे वफा नहीं होते और जब कुछ वादे वफा नहीं होते तो फिर एक सख्त बयान अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से 2 अगस्त को आता है और 4 अगस्त को डॉक्टर फारूक सत्तार के फोन पर एक हॉटलाइन से कॉल आती है कि फौरन 90 पहुंचो। अब कहानी यहां से शुरू हो रही है और असल मामला आपकी तरफ मैं लाने वाला हूं, इसे जरा गौर से देखिएगा। वजह यह होती है कि इस वक्त जबकि फारूक सत्तार साहब को अभी वो 90 पहुंचे नहीं होते, लेकिन फारूक सत्तार साहब को ये मालूम होता है कि पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर यह खबर चल रही है कि उस वक्त के पाकिस्तान सिंध रेंजर्स ने एक खत डॉक्टर फारूक सत्तार के नाम लिखा है जिसे 90 पर पहुंचाया गया है। क्या है वो खत? वो खत ये था
کہ اس خط میں یہ درج تھا کہ 187 افراد وہ لوگ کہ جو سن 1991 سے 2014 تک آپریشن میں پولیس افسران تھے جو شہید کیے گئے، ان تمام لوگوں کے قاتل ایم کیو ایم میں موجود ہیں، اور 187 افراد کو ایم کیو ایم ان افراد کو ان کے رینجرز کے حوالے کرے۔ خبر جیسے ہی نشر ہوتی ہے، رینجرز کے ترجمان کی طرف سے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایم کیو ایم اس بات کو سمجھنے لگتی ہے کہ اب اس بات کا جواب کیا دیا جائے اور کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ہمارے لیے خبر یہ نہیں تھی، ہمارے لیے خبر یہ تھی کہ یقینی طور پر 2001 سے لے کر 1991 سے لے کر 2014 تک کل 2000 سے زائد پولیس اہلکار شہید ہوئے، جس میں سے کراچی آپریشن میں شامل کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو شہید ہوئے۔ اب جو لسٹ فراہم کی گئی، اس لسٹ میں بہت سارے لوگوں کے نام، 187 افراد کے نام، ان پر قائم مقدمے کی تفصیلات اور پھر ان کی عرفیت بھی درج تھی۔ لیکن یہاں 4 سوالات بڑے اہم تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ لسٹ درست طور پر بنی ہوئی تھی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس لسٹ سے کو یہ مطالبہ کہ ایم کیو ایم ان کے حوالے کرے، کیا ایم کیو ایم اسے حوالے کرے گی؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر ایم کیو ایم حوالے کرے گی تو کیا ان میں سے کتنوں کا تعلق ایم کیو ایم کے ساتھ بنتا ہے؟ اور چوتھا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ تو 4 سوالات بہت زیادہ اہم تھے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اس لسٹ کی طرف۔ یہ جو لسٹ دی گئی تھی جن میں 187 افراد کا ذکر تھا، ان 187 افراد میں کئی لوگوں کی نام اور عرفیت تھی۔ 1991 سے لے کر سن 2008 تک ان میں سے جتنے لوگ بھی شہید ہوئے، ان میں جو لوگ نامزد تھے، اس میں سے 60% ایسے لوگ تھے جو ان کیسز کے اندر بری ہو گئے تھے، اور جو کچھ رہ گئے تھے وہ بعد میں این آر او کے وقت بری ہوئے اور اکثر میں ضمانتیں ہوئی تھی۔ لیکن کچھ کیسز بڑے عجیب و غریب تھے۔ اب وہ کچھ بڑے کیس عجیب و غریب اس طرح سے کہ ذیشان کاظمی کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ ذیشان کاظمی پولیس کا وہ بڑا نام تھا کہ جسے ایک دہشت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔ ایم کیو ایم کے خلاف ہونے والے آپریشن میں ذیشان کاظمی کا بڑا ایک اہم نام رہا، اور یہی نام دوسری مرتبہ اس وقت زیادہ پروان چڑھنا شروع ہوا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے مرتضی بھٹو کا واقعہ پیش آیا۔ ستمبر کے مہینے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی اور علی سنارا کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذیشان کاظمی نے انہیں گرفتار کیا تھا اور اپنے تھانے میں رکھنے کی بجائے انہیں نیو کراچی کے تھانے میں رکھا تھا، اور مرتضی بھٹو اسے تلاش کر رہے تھے۔ بعد میں مرتضی بھٹو کا ایک سہانے کا پیش آتا ہے اور اس میں بھی ذیشان کاظمی کا نام آتا ہے۔ لیکن بات یہاں پر رکتی نہیں ہے، صورتحال یہاں سنبھلتی نہیں ہے۔ سن 2001 میں جس وقت ذیشان کاظمی موجود ہوتے ہیں، اس وقت ان کی سیاسی طور پر دشمنی نہ صرف ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتی ہے بلکہ ان کی دشمنی ذوالفقار کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ سن 2014 اکتوبر 2013 میں ذیشان کاظمی کی ایک بوری بند لاش ملتی ہے۔ ذیشان کاظمی کی اس بوری بند لاش کو بعد میں 22 اگست کی تاریخ آتی ہے۔ 22 اگست آپ کے ذہن میں ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین صاحب کی تقریر کے حوالے سے ہوگا، لیکن 22 اگست 2016 سے ہٹ کر آپ 10 سال پیچھے جائیے تو 22 اگست کے دن ہی سن 2006 میں اس وقت کے سی سی پی او 2 افراد کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں عاشق علی کھوسا اور نہال کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے شعیب خان کے تعاون سے نہ صرف ذیشان کاظمی کا قتل کیا بلکہ منور سہروردی کا بھی قتل کیا۔ یہ وہ چپٹر ہے کہ جس سے میں بعد میں ڈیٹیل سے بات کروں گا، لیکن یہ 2006 کی بات ہوتی ہے اور بعد میں یہ مقدمہ چلتا ہے اور ان دونوں افراد کو سزائیں بھی ہو جاتی ہیں، ذیشان کاظمی کے کیس میں بھی اور منور سہروردی کے کیس میں بھی۔ لیکن اس کے 8 سال کے بعد
रेंजर्स की जो लिस्ट आती है उसमें जिशान काज़मी के कत्ल में एमक्यूएम से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स निहाल का नाम लिखा होता है। अब वो निहाल के साथ निहाल भाई लिखा हुआ होता है, जो मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिखा सकता हूं। अब जब ये निहाल होता है तो ये 8 साल पहले केस होता है। एमक्यूएम को इस पिच पर खेलने का मौका मिल जाता है और एमक्यूएम ये कहती है कि इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक हमारी जमात से नहीं है, बल्कि जिनका था वो कुछ केसेस में बरी हो चुके हैं। और एमक्यूएम टोटली डिनाई करती है। जब ये मीटिंग 90 में होती है, उसके बाद राब्ता कमेटी का इजलास होता है और फैसला ये होता है कि एमक्यूएम ये कहती है कि इन तमाम लोगों का में इसका ताल्लुक हमारे साथ नहीं है और इसमें से अक्सर केस सॉल्व हो गए हैं। तो आपके ज़हन में सवाल आता होगा कि क्या ये लिस्ट फिर क्यों बनाई गई थी? क्या इस लिस्ट में को सही तरीके से जांचा नहीं गया था? इब्तदाई तौर पर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उनमें ही लोगों के नाम थे, लेकिन बाद में बहुत सारे केसेस अलग अलग रूट से चले और बहुत सारे केसेस के फैसले भी हो चुके। तो बहुत सारे केसेस के फैसले हो चुके थे, लेकिन उस वक्त ज़ाहिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट साथ साथ जहां ऑपरेशन का मामला था वहां पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा टेंस होता जा रहा था और सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही थी। तो इस लिस्ट को इब्तदाई तौर पर बनाकर जब उन्हें पेश की गई थी और उसमें से फिर इन्हें मांगा गया था, तो एमक्यूएम ने दूसरा सवाल था कि इसमें एमक्यूएम दूसरा जो तीसरा सवाल था हमारा, उसमें एमक्यूएम ने पहले तो ये कहा कि इन सब में से अक्सरियत का ताल्लुक हमारे साथ नहीं है और जिनका ताल्लुक था वो तमाम के तमाम बरी हो चुके। अब आता है चौथा सवाल, और चौथा सवाल इंतहाई अहमियत इसलिए रखता है कि इसके सियासी असरात और ऑपरेशनल असरात क्या होंगे, जबकि उस वक्त कराची शहर की अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर थी। 2014 के इख्तिताम के बाद और एपीएस के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि सिंध की सूबाई हुकूमत करती थी, उसने उस वक्त अपने हाथ हटा लिए थे और उसने उस वक्त की जब ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ या उस वक्त रेंजर्स जो ऑपरेशन कर रही थी, इसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक रखने का फैसला किया था, यहां तक कि वो एमक्यूएम के तमाम मामला से अपने आप को लाताल्लुक रख रही थी। यही सूरत हाल बहुत हद तक नवाज शरीफ साहब की भी थी। वफाकी हुकूमत इस सारे मामलात में अपने साथ दूरी रख रही थी और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त रिजवान अख्तर साहब या राहिल शरीफ साहब के साथ उस वक्त नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात इंतहाई खराब। नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते थे जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था, यानी कि राहिल शरीफ साहब के उस पूरे मामलात में और जो एपीएस का जो मामला हुआ था उससे पहले जो धरने का सिलसिला था, उसमें नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि इस सब के पीछे उस वक्त की मुतल्लिका हलके हैं, इसलिए ये ताल्लुकात इंतहाई खराब थे, जो बाद में आकर नवाज शरीफ के खात्मे थे, नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे पर खत्म हुए। और अब की बात की राज किसी से ढका छुपा नहीं है, तो इसलिए जो कुछ भी कराची शहर में हो रहा था, नवाज शरीफ साहब यानी उस वक्त की मुस्लिम लीग नून और उस वक्त की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को इस सब मामला से सारे फासले पर रखने की कोशिश कर रही थी। वो ये जान रही थी कि हमें एमक्यूएम की, क्योंकि उस वक्त एक अददी नंबर एमक्यूएम का कौमी असेंबली के अंदर और सूबाई असेंबली के अंदर मौजूद था, तो इन नंबरों की हमें किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरह नवंबर के महीने में, नवंबर सन 2014 में जब जुलूस जारी था, जब धरना जारी था इमरान खान का, तो उस वक्त एमक्यूएम को सपोर्ट के साथ इन्होंने कौमी असेंबली के अंदर बाकायदा करारदाद उस धरने के खिलाफ पास की, तो इसलिए वो अपने आप को फासले पर रख रही थी। मगर ये तो एक सियासी मामला था। मगर हमारा सवाल ये था कि ऑपरेशन के दौरान, कराची ऑपरेशन के दौरान 1991 से 2014 तक जो लोग भी मारे गए, असल में उनके कातिलों का बाद में उस लिस्ट के मुताबिक भी क्या हुआ। जैसा मैंने आपसे ये कहा कि हमारे लिए सवाल और सबके लिए सवाल बहुत ज्यादा अहम है कि उसका क्या हुआ। कुछ लोग, जिस तरह मैंने आपसे कहा, उसमें से अक्सरियत ऐसी थी कि जो उन केसेस से बरी हो चुकी थी। खुसूसी तौर पर 1991 से लेकर 2000 तक जितने भी केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, उन सब में से अक्सरियत को जमानतें बरी वो तमाम 2008 तक एमक्यूएम की हुकूमत में रहने के वक्त हो चुका था। उसमें चंद अफराद को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी करने के बाद कुछ लोग 2016 में सामने आए और उन्होंने फिर एक अलग सिलसिले में आ गया। मामला ये नहीं है, मामला यह है कि अगर कराची में अमन व अमान की बात की जा रही है तो उसको पॉलिटिकली हो, यानी पॉलिटिकल मर्डर्स हो,
या फिर वाकई में किसी निजी दुश्मनी की बुनियाद पर मर्डर हो, उन सब की तहकीकात और तहकीकाती रिपोर्ट आज तक कभी भी सामने नहीं आ सकी है, बल्कि हमेशा से एक ने दूसरे के खिलाफ एक ब्लेम गेम किया। अब ब्लेम गेम किस तरीके से हुआ? एमक्यूएम दूसरों पर इल्जाम आयद करती रही, दूसरे एमक्यूएम पर इल्जाम आयद करते रहे, और ये इल्जामात का सिलसिला मुख्तलिफ जमात दर चलता रहा, लेकिन आज तक किसी भी केसेस की सही तहकीक नहीं हुई। एक बार रहमान मलिक ने जब ये पूछा गया था कि टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, तो उन्होंने कहा ये तो लड़का लड़की के मामलात होते हैं, उसको आप टारगेट किलिंग करार दे देते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से ज़ीशान काज़मी का केस सॉल्व हुआ था, और जिसमें ये बात पहले कही जा रही थी कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, चाहे वो एमक्यूएम के हो या जुल्फिकार वाले का हो जिसकी तरफ था, लेकिन ये मामला नहीं निकला था और ये मामला शोएब खान की तरफ जाकर निकला। अब बहुत सारा वक्त गुजर चुका है, उनमें से कई लोग अब इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए ये बात बहुत ज्यादा अहमियत रखनी चाहिए कि कुछ मामलात को क्या सियासी बुनियादों पर ही हल करना है, या फिर कुछ मामलात की हकीकी बुनियादों पर तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर उसके पसे पर्दा हकाइक क्या थे, सच क्या है, और ये सच सामने कौन लाएगा? आप, मैं या हम सब। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह के